की क्लास में हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत प्रयोजनवाद का अध्ययन करेंगे। प्रयोजनवाद को हम अन्य दूसरे नामों से भी जानते हैं, जैसे कि व्यवहारिकतावाद और भौतिकवाद। इंग्लिश में इसको प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रैग्मा और प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मा का मतलब है किया हुआ कार्य और प्रैग्मेटिक्स का मतलब है व्यवहारिकता। इसका आशय यह है कि सभी विचारों, मूल्यों एवं निर्णयों का सत्य व्यवहारिक परिणामों से ही पाया जाता है। तो जैसा कि हमने आदर्शवाद में पढ़ा था कि वहाँ पर जो सत्य माना गया था वो आपके विचार थे, आपके मूल्य थे, उन्हीं को सत्य माना गया था। प्रकृतिवाद में प्रकृति को ही सत्य माना गया था। यहाँ पर आप देखेंगे कि उन विचारों और मूल्यों को सत्य माना जाएगा जो आप व्यवहारिक रूप से उनको, उनके परिणामों से उनको सत्य सिद्ध कर पाएं। तो जो भी विचार, मूल्य या निर्णय हैं वो सत्य तभी होंगे जब व्यवहारिक परिणामों से उनको सत्य पाया जाए कि हाँ, जो विचार आया ये सत्य है, ये हम अपने व्यवहार से उस पर क्रिया करके, प्रयोग करके, प्रैक्टिकल करके उसको सिद्ध कर सकें कि ये सत्य है। तो ये आपका प्रयोजनवाद है। आगे देखेंगे, प्रयोजनवाद को अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे कि चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने कहा है इसको क्रियावाद और व्यवहारवाद। क्रियावाद, जैसा कि प्रयोजनवाद में आपने देखा कि पहले विचार आएगा आपके मन में, फिर आप उस पर क्रिया करेंगे, उसके बाद आपको परिणाम प्राप्त होगा, तो इसलिए इसको क्रियावाद कहा, क्योंकि बिना क्रिया किए आप किसी भी विचार को, किसी भी निर्णय को, मूल्य को सत्य नहीं सिद्ध कर पाएंगे प्रयोजनवाद के अनुसार। इसी तरीके से इसी को व्यवहारवाद नाम दे दिया गया। विलियम जेम्स के अनुसार इसको अनुभववाद या फलवाद कहा। अनुभववाद, जो भी विचार, जो भी मूल्य है उस पर आप व्यवहार करेंगे, उससे आपको अनुभव प्राप्त होगा, इसलिए इसको अनुभववाद कहा। फलवाद, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जब व्यवहार करते हैं तो हमको कुछ परिणाम प्राप्त होते हैं, तो इसलिए इसको फलवाद। जॉन डीवी के अनुसार साधनवाद, कारणवाद, पुनर्रचनावाद, प्रयोगवाद। किलपैट्रिक ने इसको प्रयोजनवाद कहा है। तो ये कुछ हमारे प्रयोजनवाद के नाम हो गए। आगे देखते हैं शिक्षा का अर्थ। तो प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा अनुभवों का पुनर्निर्माण, पुनर्रचना करने वाली प्रक्रिया है। जो शिक्षा है वो अनुभवों का क्या करती है? पुनर्निर्माण करती है और उनकी पुनर्रचना करती है। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट देखिए, शिक्षा स्वयं जीवन है। क्योंकि शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है, इसीलिए इसको जीवन ही कहा है कि शिक्षा स्वयं जीवन है। शिक्षा वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। जो भी हमारे आसपास का वातावरण होता है उसके साथ हम समायोजन बिठा पाते हैं तभी जब हमको उस वातावरण का ज्ञान होता है। तो शिक्षा वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। अब हम शिक्षा के उद्देश्य देखते हैं। तो सबसे पहले शिक्षा का उद्देश्य है नवीन आदर्शों, मूल्यों का सृजन। तो शिक्षा का उद्देश्य यह है कि आप नए नए आदर्शों और मूल्यों का सृजन करें। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि नए आदर्श निकाल के लेके आए और नए मूल्यों का सृजन करें। दूसरा पॉइंट है सामाजिक कार्यकुशलता का विकास करना। तीसरा है वातावरण के साथ समायोजन, और चौथा है लौकिक आनंद की प्राप्ति। तो ये सारे हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं। आगे देखते हैं हम पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, जो उसका जो पाठ्यक्रम रखा गया है वो अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी सिद्धांत, कुछ सिद्धांत दे रखे हैं, जैसे कि उपयोगिता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अनुभव केंद्रित सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, सामाजीकृत का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत और बाल केंद्रित सिद्धांत। तो उपयोगिता के सिद्धांत से आप समझ सकते हैं कि जो भी शिक्षा प्रदान की जाए, जो भी शिक्षा ग्रहण करें वो उपयोगी होनी चाहिए हमारे जीवन के लिए। और दूसरा पॉइंट रुचि का सिद्धांत, और जो भी आप सीख रहे हैं उसमें आपको रुचि लेनी है तभी आप उस चीज़ को सीख पाएंगे। अनुभव केंद्रित, और ये प्रैक्टिकल बेस्ड तो है ही कि व्यवहार पर आधारित है, आपको एक्सपीरियंस मिलते हैं इसमें। एकीकरण का सिद्धांत, सामाजीकृत का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत और बाल केंद्रित सिद्धांत। तो ये सारे आपके सिद्धांत हो गए जिन पर बेस्ड पाठ्यक्रम प्रयोजनवाद में पढ़ाया जाता है। आगे देखिए शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि में सबसे पहली आपकी जो है वो है योजना विधि। प्रोजेक्ट में समस्या समाधान के सोपान, जो आपकी योजना विधि है तो उसमें समस्या समाधान के यहाँ पे आपके सोपान दिए गए हैं। तो
आप सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आती है समस्या। तो समस्या की सबसे पहले हमको क्या करनी होती है, पहचान, कि आखिर समस्या है क्या। उसके बाद दूसरा आपका स्टेप होगा समस्या के तत्वों का विश्लेषण। फिर हम उसके तत्वों का क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, परिकल्पना का निर्माण करेंगे। फिर हम सोचेंगे कि इसका हमें किस तरीके से सॉल्यूशन करना है, किस तरीके से समस्या का समाधान करना है। तो परिकल्पना परीक्षण, फिर उस पर परीक्षण किया जाएगा, तब पश्चात उसका मूल्यांकन होगा। तो ये हमारे प्रोजेक्ट में समस्या समाधान के कुछ सोपान हो गए और ये हमारी योजना विधि थी। आगे देखिए, आगे हमारी प्रयोग विधि, खोज विधि, क्रिया विधि, प्रत्यक्ष अनुभूति विधि, सामूहिक क्रिया विधि, योजना विधि, प्रयत्न एवं भूल विधि। तो ये सारी आपकी प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षण विधियां हैं। तो इनको याद रखिए, एक एक नंबर में पूछ ली जाती हैं। आगे देखिए, शिक्षक कैसा होना चाहिए प्रयोजनवाद के अनुसार, नवीन आदर्शों, मूल्यों, सत्यों का निर्माण करने वाला, अद्यतन, ज्ञान विज्ञान से भिज्ञ, अनुभवशील, क्रियाशील और परिश्रमी। तो ये सारे गुण शिक्षक के अंदर होने चाहिए। शिक्षार्थी, नए मूल्यों का निर्माण करता, क्रिया करने वाला, दूरदर्शी, सृजनात्मक एवं प्रयोगवादी होने पर बल। विद्यालय समाज का लघु रूप है। बिल्कुल सही बात है, जो विद्यालय होता है वो हमारा समाज का एक छोटा रूप होता है। विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि है। विद्यालय कार्यशील नागरिकों के जीवन का स्थल है। तो ये सारे विद्यालय के अंदर ये सारे गुण होने चाहिए। आगे देखिए, अनुशासन। तो बाह्य अनुशासन शिक्षक के श्रेष्ठ अधिकार और शारीरिक दंड की निंदा करता है। सामाजिक समझदारी पर आधारित अनुशासन का समर्थन करता है प्रयोजनवाद। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद व प्रयोजनवाद का तुलनात्मक अध्ययन। तो अभी तक हमने तीनों पढ़ी थी, तीनों विचारधाराएं जो शैक्षिक विचारधाराएं थी, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद व प्रयोजनवाद। अब हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आप सबसे पहला पॉइंट में आदर्शवाद के अनुसार मूल्यों और विचारों पर जोर। इसमें आप देखेंगे प्रकृतिवाद में, तो यहाँ पर प्रकृति और अनुभव पर जोर। और आप अगर प्रयोजनवाद में देखेंगे तो व्यवहारिक ज्ञान और उपयोगिता पर जोर। तो इस तरीके से आप तीनों शैक्षिक विचारधाराओं में अंतर को देख पाएंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, वास्तविकता विचारों और मूल्यों से बनी है, न कि भौतिक दुनिया से। ये कौन कहता है? ये आदर्शवाद कहता है। प्रकृतिवाद कहता है वास्तविकता प्राकृतिक नियमों और प्रक्रियाओं से नियंत्रित होती है, जबकि प्रयोजनवाद कहता है कि ज्ञान और सत्य अनुभव और प्रयोग से प्राप्त होते हैं। तीनों की विचारधाराओं में देखिए आप कितना अंतर है। आदर्शवाद के अनुसार विचार ही सत्य है और प्रकृतिवाद के अनुसार प्रकृति ही सत्य है, सब कुछ प्रकृति के नियंत्रण में है। जबकि प्रयोजनवाद कहता है कि जो भी विचार है, जो भी ज्ञान है, वो तभी सत्य माना जाएगा जब उसको अनुभव और प्रयोग के द्वारा सत्य प्राप्त कर लिया जाएगा। तीसरा है शिक्षा में मूल्यों, नैतिक विकास और आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व। आदर्शवाद के अनुसार, जबकि प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा में अनुभव जन्य जांच, वैज्ञानिक ज्ञान और प्रकृति के अध्ययन को महत्व। प्रयोजनवाद में शिक्षा में व्यवहारिक ज्ञान, समस्या समाधान और उपयोगिता को महत्व। चौथा पॉइंट आप देखेंगे, शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करने और उन्हें आदर्शों के प्रति प्रेरित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। किसमें? आदर्शवाद में। उनको ज्ञान प्रदान करेंगे और उन्हें आदर्शों के प्रति प्रेरित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जबकि प्रकृतिवाद में शिक्षक छात्रों को प्रकृति के साथ सीधे अनुभव करने और स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक। और प्रयोजनवाद में शिक्षक छात्रों को वास्तविक समस्याओं का सामना करने और उन्हें हल करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये अंतर है, आप देख रहे हैं। आगे देखिए, सत्य, शिव और सुंदर की प्राप्ति किसकी में कही गई है? सत्यम शिवम सुंदरम की बात ये कही गई है आदर्शवाद में। जबकि प्रकृतिवाद में भौतिक जगत और प्राकृतिक नियमों पर जोर, कि जो भी प्रकृति के नियम है वही सत्य हैं, वही अपरिवर्तनीय प्रकृति के नियम है और प्रकृति सत्य है, भौतिक जगत सत्य है, इसी पर जोर दिया गया है। जबकि प्रयोजनवाद में मानव को वर्तमान परिवेश के अनुसार समायोजित करने पर बल देता है। प्रयोजनवाद के अनुसार क्या है कि जो मनुष्य है, जो मानव है, जो जीव है,
उसके आसपास का जो भी वर्तमान में मौजूद जो वातावरण है, जो परिवेश है, उसके साथ वो अनुकूलित हो जाए, उसके साथ वो समायोजित हो जाए, उसके साथ वो समन्वय स्थापित कर ले, इसी पर जोर दिया जाता है, जिससे उसका जीवन सरल और सुखमय बन सके। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है और थैंक यू।